यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम 2022 में दे रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि मेरे पास एग्ज़ाम से पहले साइंस का पेपर आ गया है, जिसमें है 1 से लेकर 48 तक का ऑब्जेक्टिव सवाल, जिनमें से केवल आप सभी को केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर OMR शीट में रंगना होगा। सेम टू सेम यही पेपर आपके स्कूल एवं कॉलेज में मिलने वाले हैं, इसलिए जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप ही आने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। दोस्तों, पहला सवाल ये पूछा गया है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप सभी को बता दें कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने चेहरे को रखने पर चेहरा का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 5 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन की बात की जाए या प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में उसके 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में इससे पूछे जाने वाला तमाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी किसी वस्तु को जब अनंत पर रखा जाएगा ना जी, तो अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस दूरी पर बनने लगता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा गया है कि निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी वह कौन ऐसा दर्पण है जिससे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वास्तविक मिल सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अवतल दर्पण द्वारा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आप सभी को मालूम होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का जो मान है वो ए बराबर r/2 होता है, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, आधी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, इसका क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम का जो मान यदि ऋणात्मक में है तो जाहिर सी बात है माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि इसका अर्थ है कि यह दर्पण उल्टा है। उसके बाद में कहता है कि किसी वाहन के पार्श्व पश्च दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण बड़े से बड़े गाड़ी, ट्रक हो या बस सभी का प्रतिबिंब एक छोटा सा आईना में बन जाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का जो इस्तेमाल है वो साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस दूरी के बीच में जो दूरी होता है इसे ही फोकस दूरी कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है। आप सभी को मालूम होगा कि जब प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा जाता है तो उसमें दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो कहता है कि आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण के हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 32 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। 32 सेमी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान यहाँ पे 32 सेमी दे दिया गया है। हमसे पूछा गया है फोकस दूरी यानी एफ का मान। तो आप सभी को बता दें कि एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। आर का मान दिया गया है 32, तो 32 में 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16 सेमी। और 16 सेमी यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 15 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा परभासी पदार्थ। परभासी पदार्थ में क्या होता है कि आपतित प्रकाश से एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, इसे हम लोग परभासी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए कि गोलीय दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के किस स्थान से मापी जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण की तमाम दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। क्वेश्चन 16 का राइट ऑप्शन बी होगा जी। उसके बाद में कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यदि 12.5 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं कि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ का जो मान है वो 12.5 दिया गया है। हमसे पूछा गया वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान। दोस्तों आर का फार्मूला 2f होता है, तो हम क्या करेंगे 2 गुने 12.5 में 2 से न करेंगे। 12.5 में 2 से करेंगे तो ये 12 दूनी 24, अब ये 5 बराबर 1 हो जाएगा, यानी ये टोटल 25 हो जाएगा। और 25 ऑप्शन सी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। कहता है कि अभिक्रिया ZnO+CO यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Zn+CO2 यानी जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें उपचयित होता है, यह एक उपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें किसका उपचयन होता है, तो इसमें होता है Zn यानी जिंक का उपचयन। उसके बाद में कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि शरीर में भोजन का पचना को जो अभिक्रिया कहते हैं वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी क्वेश्चन 19 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। कहता है कि समीकरण 2CuO यानी कॉपर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस, तो कॉपर और ऑक्सीजन गैस को एक साथ जब मिलाते हैं तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे क्वेश्चन 20 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा ये कहता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संजोग करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके मूल गुण अभिकारक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu + O2 = CuO, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। यहाँ पे हमें ऑक्सीकारक बताना होगा। देखिए यहाँ पे H2 दिया गया है, ये तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस है, ये कोक है, ये हाइड्रोजन सल्फर है, और डी में दिया गया O2, और O2 को हम लोग ऑक्सीजन गैस कहते हैं जो एक ऑक्सीकारक होता है। H2 यहाँ पे अकारक हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 22 कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया में ही कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है।
उसके बाद में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि मान लेते हैं कि C+O2, जब हम इसे C+O2 बराबर लिखते हैं CO2, तो यह एक रासायनिक समीकरण होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? यहाँ पे क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। Ag2O यह सिल्वर डाइऑक्साइड जो है इसी का इस्तेमाल फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 26 से लेकर 48 तक के सभी ऑब्जेक्टिव सवाल। हालांकि इस PDF में पूरे सब्जेक्टिव भी सवाल यहाँ पे मौजूद है और सेम टू सेम यही सवाल आपके प्रथम सावधि परीक्षा 2022 में भी देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। नए होंगे चैनल पे तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे 10वीं कक्षा के ही बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाती है और लाखों स्टूडेंट से का भरोसेमंद ये चैनल है जिसपे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट पढ़कर अपना सिद्धि यानी परीक्षा अच्छे तरीके से पास किए हुए हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है जल्दी से मैथमेटिक्स टिप्स यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ में 21 से लेकर 48 तक के सभी ऑब्जेक्टिव सवाल, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर कवर करेंगे। यहाँ पे रसायन विज्ञान, विज्ञान और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान सभी का क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। सभी क्वेश्चन को काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।